हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्ञान आरती। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, अपनी सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो कि हम सबकी फेवरेट यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये चैप्टर नंबर 43 है लक्ष्मीकांत टेक्स्ट बुक से। ठीक है, तो पिछली बार हमने क्या पढ़ा था? इलेक्शन कमीशन। और आज क्या पढ़ेंगे हम? यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एक सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है इंडिया में, हमारी कंट्री में, हमारे प्यारे भारत में। इट इज़ इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इन द सेंस दैट इट हैज़ बीन डायरेक्टली क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट हुआ था तब भी यूपीएससी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट था। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट है। ठीक है, आर्टिकल 315 से लेकर आर्टिकल 323 इन पार्ट 14 of the Constitution contains elaborate provision regarding the composition, appointment and removal of member along with the independent power and function of UPSC. तो ये एक पूरा holistic view है from Article 315 to Article 323 in Part 14 of the Constitution. It contains elaborate provision. ठीक है, मतलब elaborate मतलब बहुत अच्छे से दिया गया है, provisions बहुत अच्छे से दिए गए हैं रिगार्डिंग की कॉम्पोजिशन क्या है यूपीएससी का, अपॉइंटमेंट और रिमूवल मेंबर्स का कैसे कैसे है, अलॉन्ग विद द इंडिपेंडेंस, मतलब कि यूपीएससी कितनी इंडिपेंडेंट है, उसकी पावर क्या है, उसके फंक्शंस क्या हैं। ठीक है, तो दो चीज़ें जो हमें यहाँ से पता चली वो ये है, यूपीएससी एक सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है इंडिया की, एंड आर्टिकल 315 टू आर्टिकल 320 डील्स विद यूपीएससी। ओके, नाउ कॉम्पोजिशन। UPSC consists of a chairman and other members provided by the President of India. तो देखिए यहाँ पे भी हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, वो डिसाइड करते हैं कि चेयरमैन के साथ साथ कितने मेंबर्स होने हैं यूपीएससी में। कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहीं भी स्पेसिफाइड नहीं है कि 10 मेंबर होने हैं, 15 होने हैं, 5 होने हैं, 2 होने हैं, एंड इट हैज़ लेफ्ट द मैटर टू द डिस्क्रिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के डिस्क्रिशन पे मैटर है कि भाई कितने यूपीएससी में और लोग होने हैं अपार्ट फ्रॉम द चेयरमैन, जो कि उसका कॉम्पोजिशन डिसाइड करते हैं, जो कि यूपीएससी का कॉम्पोजिशन डिसाइड करते हैं। और वो कौन होते हैं? वो प्रेसिडेंट होते हैं। यूजुअली कमीशन में 9 से लेके 11 मेंबर होते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 9 to 11 मेंबर्स इंक्लूडिंग द चेयरमैन। फर्दर नो क्वालिफिकेशन आर प्रिस्क्राइब फॉर द कमीशंस मेंबरशिप। यहाँ पे भी इलेक्शन कमीशन की तरह कोई भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब नहीं है कि वो जो यूपीएससी के चेयरमैन होंगे या फिर जो यूपीएससी के मेंबर्स होंगे वो सिविल सर्विसेज से होने चाहिए, या फिर उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन इतनी होनी चाहिए, वो ग्रेजुएट होने चाहिए, अंडर ग्रेजुएट होने चाहिए, या 12th पास ही होने चाहिए। ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है एक्सेप्ट दैट। लेकिन इलेक्शन कमीशन में ये भी मेंशन नहीं था, लेकिन यहाँ पे ये मेंशन है कि 1/2 of the members of the commission should be such people who have held office for at least 10 years either in the government of India or under the government of state. ये बिल्कुल एक्सप्लिसिटली मेंशन है कि सपोज करिए अगर 10 मेंबर है, ठीक है, इलेक्शन कमीशन में 10 मेंबर है, तो उनमें से जो 5 मेंबर्स हैं ना कमीशन के, दे शुड हैव हेल्ड ऑफिस फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स, कम से कम 10 साल के लिए उन्होंने या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर ऑफिस होल्ड किया होना चाहिए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो ऑथराइजेज द प्रेसिडेंट टू डिटरमाइन द कंडीशंस ऑफ द सर्विस ऑफ द चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स ऑफ द कमीशन। तो यहाँ पे भी जो कमीशन के मेंबर्स की सर्विस वगैरह है, कंडीशन ऑफ सर्विस, वो कौन डिसाइड करता है? वो हमारे प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। ये कितने सालों के लिए कमीशन जो ऑफिस होल्ड करते हैं? चेयरमैन और मेंबर्स ऑफ द कमीशन होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 6 ईयर्स, या फिर जब तक वो 65 ईयर्स के नहीं हो जाते हैं, विच एवर इज अर्लियर। मतलब अगर वो 65 ईयर्स के पहले हो गए तो वो हट जाएंगे, या अगर उनका पूरा 6 ईयर टर्म कंप्लीट हो गया तो वो हट जाएंगे। हालांकि वो रिजाइन कर सकते हैं, वो अपना ऑफिस छोड़ सकते हैं कभी भी जब उनका मन हो, बाय प्लेसिंग द रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट। उन्हें प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन लिखना होता है। They can also be removed before the expiry of their term by the president in the manner provided in the constitution. वो प्रेसिडेंट के द्वारा भी हट सकते हैं बशर्ते जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है उस तरीके से। आगे बढ़ेंगे। The president can appoint one of the members of UPSC as an acting chairman in the following 2 circumstances. क्या होता है कि चेयरमैन तो एक ही होते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट जो है किसी भी मेंबर को, जो आपके कमीशन के मेंबर है, उसे 2 सर्कमस्टांसेस में चेयरमैन बना सकते हैं कमीशन का। वो 2 कौन कौन से इंस्टेंसेस हैं? व्हेन द ऑफिस ऑफ द चेयरमैन फॉल्स वेकेंट।
जब आपका जो चेयरमैन का ऑफिस होता है वो वेकेंट होता है, उस सीट पे कोई नहीं होता है, या फिर व्हेन द चेयरमैन इज अनेबल टू परफॉर्म हिज फंक्शन ड्यू टू एब्सेंस और सम रीजन। सपोज करिए कि वो एब्सेंट हैं, वो नहीं आ पा रहे हैं, उस कंडीशन में आपके जो प्रेसिडेंट हैं वो कमीशन के किसी भी मेंबर को अपॉइंट कर लेते हैं फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एज एन एक्टिंग चेयरमैन। The acting chairman functions till a person appointed as chairman enters the duty of the office or till the chairman is able to resume his duties. Simply मतलब कि जब तक आपके चेयरमैन दोबारा नहीं आ सकते हैं, जो प्रेसिडेंट ने अपॉइंट करे हैं वो तब तक आपके जो कमीशन होता है उसके चेयरमैन की तरह एक्ट करते हैं और उनके आते ही वो वापस अपनी पोजीशन में चले जाते हैं। रिमूवल, The president can remove the chairman or any other members of UPSC from the office under the following provision. ये फॉलोइंग प्रोविजन है जिसके अंडर आपके जो प्रेसिडेंट होते हैं वो चेयरमैन या किसी भी मेंबर ऑफ यूपीएससी को रिमूव कर सकते हैं। सबसे पहला, ही इज एडजर्ज्ड एंड इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है कि वो बैंक करप्ट हो गए हैं, ठीक है, बैंक करप्सी हो गई है, उनके बैंक में पैसे नहीं है, ही इज फुली इंसॉल्वेंट, ओके। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में भी आपके जो प्रेसिडेंट होते हैं वो यूपीएससी के चेयरमैन या किसी भी मेंबर को रिमूव कर सकते हैं। इफ ही engages during his term of office in any paid employment outside the duties of his office, अगर वो being the chairman or the member of the commission वो बाहर किसी पेड एम्प्लॉयमेंट में, अपने ऑफिस के बाहर किसी पेड एम्प्लॉयमेंट में एंगेज पाए जाते हैं तो भी प्रेसिडेंट उन्हें रिमूव कर सकते हैं। If he is in the opinion of the president unfit to continue in office by the reason of infirmity of mind or body, अगर प्रेसिडेंट के अनुसार वे अनफिट हैं, आपके चेयरमैन या फिर आपके जो मेंबर्स हैं कमीशन के वो अनफिट हैं टू कंटिन्यू इन ऑफिस बाय रीजन ऑफ इनफर्मिटी ऑफ माइंड एंड बॉडी, प्रेसिडेंट के अनुसार मतलब वो मानसिक तरीके से या शारीरिक तरीके से इन्फर्म है, तो उस केस में भी आपके जो प्रेसिडेंट हैं वो रिमूव कर सकते हैं। In addition to these, the president can also remove the chairman or any other member of UPSC for misbehavior. एक एडिशनल पॉइंट है कि प्रेसिडेंट चेयरमैन या किसी भी मेंबर को उसके मिसबिहेवियर के लिए रिमूव कर सकते हैं। हाउएवर इन दिस केस, अब इस केस में क्या होता है, यहाँ प्रेसिडेंट का डिस्क्रिशन नहीं है। अगर मिसबिहेवियर के ऊपर मिसबिहेवियर कहकर प्रेसिडेंट रिमूव कर रहे हैं यूपीएससी के चेयरमैन या यूपीएससी के मेंबर को, तो उन्हें ये मैटर सुप्रीम कोर्ट को रिफ़र करना पड़ेगा, और उसके बाद जब वो मैटर सुप्रीम कोर्ट को रिफ़र कर देंगे तो आफ्टर द इंक्वायरी upholds the cause of removal and advises so the president can remove the chairman or a member. जब सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी में प्रूव हो जाएगा कि हाँ इस कमीशन मेंबर ने या इस यूपीएससी के चेयरमैन ने सही में मिसबिहेवियर कंडक्ट था इनका, तो फिर आपके प्रेसिडेंट उन्हें फाइनली रिमूव कर सकते हैं। लेकिन इस केस में याद रखिएगा कि जो सुप्रीम कोर्ट एडवाइस करता है वो प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग होती है, बिल्कुल बाइंडिंग होती है। फॉर एग्जांपल, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं कोई मिसबिहेवियर नहीं करा है, तो प्रेसिडेंट कैन नॉट रिमूव द चेयरमैन और द कमीशन और द मेंबर्स ऑफ द कमीशन, ओके। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द इंक्वायरी द सुप्रीम कोर्ट द प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड द चेयरमैन और द मेंबर ऑफ यूपीएससी। बस ये हो सकता है कि जितने टाइम इंक्वायरी चल रही है ना, उतने टाइम के लिए उस मेंबर को आपका सस्पेंड किया जा सकता है, लेकिन प्रूव होने के बाद वही होता है जो सुप्रीम कोर्ट आपके प्रेसिडेंट को कहते हैं कि भाई हाँ ये तो इन्होंने मिसबिहेवियर किया था तो इन्हें हटा दिया जाए, और नहीं किया था तो नहीं हटाया जाए। डिफाइनिंग द टर्म misbehavior in this context, the constitution states that chairman or any other member of UPSC is deemed to be guilty of misbehavior. अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि misbehavior basically किस चीज़ को कहा गया है। सबसे पहला, if he is concerned or interested in any contact or agreement made by the government of India or government of state. अब सपोज करिए कि कोई भी ऐसा कॉन्टैक्ट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट का कंसर्न है, और उसमें ये जो है आपके यूपीएससी के चीफ जो हो गए या फिर जो मेंबर्स हो गए, ये कंसर्न्ड हैं, ये इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, उस कॉन्टैक्ट में। अगर ये पाया जाता है तो ये एक प्रूव्ड मिसबिहेवियर है। बी क्या है, पार्टिसिपेट इन एनी वे इन द प्रॉफिट ऑफ सच कॉन्टैक्ट और एग्रीमेंट और इन बेनिफिट देयर फ्रॉम अदरवाइज देन अ मेंबर एंड इन कॉमन विद अदर मेंबर्स ऑफ एन इनकॉर्पोरेटेड कंपनी। अगर वो उस कॉन्टैक्ट में पार्टिसिपेट करते हैं इन द प्रॉफिट,
participate in any way in the profit of such contract or agreement or in any benefit therefrom otherwise than as a member or in common with other members of the incorporated company. जो incorporated company है, अगर वो उनकी तरह उस एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट से कोई भी बेनिफिट एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, अदरवाइज देन एज अ मेंबर, तो उस चीज़ को भी एक प्रूव्ड मिसबिहेवियर माना जाएगा. इंडिपेंडेंस. The Constitution has made the following provision to safeguard and ensure the independent and impartial functioning of UPSC. सबसे पहले क्या है? The chairman or the member of UPSC can be removed from the office by the president only. सिर्फ president हटा सकते हैं, और वो भी उन्हीं ग्राउंड पे जो कॉन्स्टिट्यूशन पे मेंशन्ड है. तो इसका मतलब ये हुआ कि वही ग्राउंड्स जो कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंबर्स हैं, उन्हीं के बेसिस आपके चेयरमैन या मेंबर ऑफ यूपीएससी को रिमूव करा जा सकता है, उसके सिवा नहीं करा जा सकता. इसका मतलब ये हुआ कि मेंबर्स ऑफ यूपीएससी एंड द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी enjoys सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर. ओके. द कंडीशन ऑफ द सर्विस ऑफ चेयरमैन और अ मेंबर दो डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट. चाहे आपके प्रेसिडेंट डिटरमाइन करते हैं कंडीशंस ऑफ सर्विस, दे कैन नॉट बी वेरी टू द डिसएडवांटेज आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट. उनके अपॉइंटमेंट के बाद, चेयरमैन या फिर मेंबर्स के अपॉइंटमेंट के बाद जो अपॉइंटमेंट के वक्त उन्हें सुविधा दी गई थी, सर्विस कंडीशन दी गई थी, वो उनके डिसएडवांटेज में नहीं कर सकते हैं, वो कम आप नहीं कर सकते हैं. द एंटायर एक्सपेंस इंक्लूडिंग द सैलरी, अलाउंसेस एंड पेंशंस, ये सब जो है चेयरमैन और मेंबर्स ऑफ यूपीएससी की चार्ज होती हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, इंडिया के थ्रू. देयरफॉर दे आर नॉट सब्जेक्ट टू वोट ऑफ पार्लियामेंट. मतलब कि पार्लियामेंट उनकी सैलरी, अलाउंसेस या पेंशंस पे वोट नहीं कर सकता है. ठीक है. अ चेयरमैन ऑफ यूपीएससी जब ऑन सीजिंग टू होल्ड ऑफिस, जब मतलब कि उनका टेन्योर खत्म हो जाता है, वो रिटायर हो जाते हैं, वो रिजाइन कर देते हैं, इज नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट. मतलब कि अगर आप यूपीएससी के चेयरमैन रह चुके हैं तो उसके बाद आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट की नौकरी के लिए एलिजिबल नहीं हैं. ये तब है जब आप चेयरमैन रह चुके हैं. लेकिन अगर आप मेंबर रह चुके हैं यूपीएससी के, ठीक है, देन यू आर एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी और अ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन. अगर आप चेयरमैन रह चुके हैं तो आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट की नौकरी के लिए एलिजिबल नहीं हैं. लेकिन अगर आप मेंबर रह चुके हैं तो अपने मेंबर रहने के बाद भी आप एलिजिबल हैं, लेकिन सिर्फ या तो आप चेयरमैन बनेंगे यूपीएससी के या किसी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के, लेकिन उसके सिवा आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट में कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं पा सकते हैं. द चेयरमैन और द मेंबर ऑफ यूपीएससी आफ्टर हैविंग कंप्लीटेड हिज फर्स्ट टर्म इज नॉट एलिजिबल टू दैट ऑफिस, नॉट एलिजिबल फॉर सेकेंड टर्म. अब इसका क्या मतलब हुआ? चाहे आप चेयरमैन हैं, चाहे आप मेंबर हैं यूपीएससी के, आप उसी पोजीशन पे दोबारा जो है वो नहीं आ सकते हैं. आप उस पोजीशन पे दोबारा रीअपॉइंट नहीं हो सकते हैं दूसरे टर्म में. ठीक है. मतलब अगर आप चेयरमैन रह गए एक बार यूपीएससी के तो आप फिर से चेयरमैन नहीं बन सकते हैं, और अगर आप मेंबर थे यूपीएससी के तो आप फिर से यूपीएससी के मेंबर नहीं बन सकते हैं. आप चेयरमैन बन सकते हैं बट आप मेंबर नहीं बन सकते हैं. आप वो ऑफिस दोबारा, उस ऑफिस में दोबारा अपॉइंट नहीं होंगे. फंक्शन. अब यूपीएससी के फंक्शंस क्या हैं? सबसे पहला तो हमें पता है कि ऑल इंडिया सर्विसेज जो है वो ये लेता है, सेंट्रल सर्विसेज, पब्लिक सर्विसेज ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरी. सबसे पहला काम तो इसी का ही है, जो आईएएस यूपीएससी का एग्जाम होता है. ठीक है. वेरियस सर्विसेज के लिए होता है, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईएफएस. ठीक है. इट असिस्ट द स्टेट if requested by two or more state to do so in framing operating schemes of joint recruitment for any services for which candidate possessing special qualification are required. अगर दो या दो से ज़्यादा स्टेट रिक्वेस्ट करती हैं यूपीएससी से तो उसी कंडीशन में ये स्कीम बनाता है जॉइंट रिक्रूटमेंट की, उसके अनुसार जो मतलब उन खूबियों के अनुसार जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि हमें इन फील्ड में अपने पब्लिक सर्वेंट्स चाहिए. ठीक है. इट सर्व all or any of the needs of the state on the request of the state governor with the approval of the president of India. इसे अप्रूवल लेना होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, यूपीएससी एज अ बॉडी को, टू सर्व ऑल और एनी ऑफ द नीड्स ऑफ द स्टेट. मतलब अगर स्टेट कुछ कह दे हमें इस चीज़ की आवश्यकता है या आप हमारे लिए कंडक्ट करा दीजिए, ठीक है, तो वो क्या करता है, उसे अप्रूवल होता है, अप्रूवल की ज़रूरत होती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के. It is consulted on the following matter relating to the personal management. पर्सोनल मैनेजमेंट के लिए
जो है यूपीएससी से कंसल्ट करा जाता है, ठीक है। और वो कंसल्टेशन एरियाज कौन कौन से होते हैं? ऑल द मैटर रिलेटिंग टू मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज एंड सिविल पोस्ट। सिविल सर्विसेज और सिविल पोस्ट में रिक्रूटमेंट के लिए जो मेथड अडॉप्ट होने हैं उनके लिए कंसल्ट करा जाता है। द प्रिंसिपल टू बी फॉलोड इन मेकिंग अपॉइंटमेंट्स to services and post in making promotion and transfer from one service to another, प्रमोशंस के लिए और ट्रांसफर्स के लिए, ठीक है, जो प्रिंसिपल्स फॉलो होने हैं, ठीक है। द सुटेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स फॉर अपॉइंटमेंट टू सिविल सर्विसेज एंड पोस्ट, कौन से बच्चे होंगे, मतलब कौन से कैंडिडेट्स होंगे जो एक पर्टिकुलर सर्विस के लिए एलिजिबल होंगे, उसकी एक सुटेबिलिटी बनाइए, उस चीज़ में वो कंसल्ट करे जाते हैं। प्रमोशन में ट्रांसफर फ्रॉम वन सर्विस टू अनदर, अगर किसी एक सर्विस से दूसरी सर्विस में ट्रांसफर करना है उस केस में कंसल्ट करे जाते हैं। एन अपॉइंटमेंट बाय ट्रांसफर और डेप्यूटेशन, ट्रांसफर और डेप्यूटेशन के थ्रू जो अपॉइंटमेंट होते हैं उस केस में भी ये कंसल्ट करा जाता है यूपीएससी। द कंसर्न डिपार्टमेंट मेक रिकमेंडेशन फॉर प्रमोशन एंड रिक्वेस्ट यूपीएससी टू रेटिफाई देम। तो इस केस में क्या होता है, जो कंसर्न डिपार्टमेंट होता है वो यूपीएससी का रेटिफिकेशन मांगता है। ऑल डिसिप्लिनरी मैटर्स अफेक्टिंग अ पर्सन सर्विंग अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अ सिविल कैपेसिटी इंक्लूडिंग मेमोरियल्स पेटिशन रिलेटिंग टू सच मैटर। दीज इंक्लूड, जो डिसिप्लिनरी मैटर्स क्या होते हैं, थोड़े से जो पनिशेबल मैटर्स हो जाते हैं जो एक उस पर्सन को अफेक्ट करते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सिविल कैपेसिटी में सर्व कर रहा है, ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं? सेंश्योर, सीवियर डिसअप्रूवल, withholding of increments, withholding of promotion, recovery of pecuniary loss, reduction to मतलब जिसे कहते हैं डिमोशन, एक ऊंची सर्विस से नीचे कर देना, कंपल्सरी रिटायरमेंट, रिमूवल ऑफ सर्विस एंड डिसमिसल ऑफ सर्विस। एनी क्लेम फॉर रिम्बर्समेंट ऑफ लीगल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द सिविल सर्वेंट इन डिफेंडिंग लीगल प्रोसीडिंग्स इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट हिम इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्ट डन इन द एग्जीक्यूशन ऑफ हिज ऑफिस ड्यूटी। सपोज करिए कि किसी भी सिविल सर्वेंट को मतलब कोई भी लीगल क्लेम जो किसी भी सिविल सर्वेंट के अगेंस्ट होता है उसमें जो एक्ट डन होते हैं या फिर जो भी सारा उसका खर्चा वगैरह होता है उसका क्लेम जो है वो भी आपका यूपीएससी ही देखता है। एनी क्लेम फॉर द अवार्ड ऑफ अ पेटिशन इन रिस्पेक्ट टू इंजरी इंजर्ड बाय अ पर्सन व्हाइल सर्विंग अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एनी क्वेश्चन एज टू अमाउंट एनी सच अवार्ड। अब सपोज करिए कि कोई सिविल सर्वेंट है, उसे अपनी ड्यूटी के वक्त इंजरी हुई है, उसका क्लेम भी आपका यूपीएससी देखता है। मैटर्स ऑफ टेम्पररी अपॉइंटमेंट फॉर पीरियड एक्सीडिंग, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ है, ईयर्स ऑन रेगुलेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स। मैटर्स रिलेटिंग टू द ग्रांट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ सर्विस एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ सर्टेन रिटायर्ड सिविल सर्वेंट। जो कुछ सिविल सर्वेंट होते हैं जो रिटायर्ड होते हैं उनका अगर एक्सटेंशन देना होता है तो उस मैटर में भी आपके यूपीएससी को कंसल्ट करा जाता है। एनी अदर मैटर रिलेटेड टू पर्सोनल मैनेजमेंट, कोई भी मैटर जो हो वो पर्सोनल मैनेजमेंट से रिलेटेड उस केस में एक बार आपके यूपीएससी से कंसल्ट करा जाता है। लेकिन देखिए द सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये चीज़ कि अगर गवर्नमेंट आपके यूपीएससी से कंसल्ट नहीं कर पाती है इन द मैटर्स अबव, ये जितने भी हमने 9 मैटर्स अभी तक पढ़े हैं, तो जो सिविल सर्वेंट है, जो पब्लिक सर्वेंट है, उसको कोई रेमेडी नहीं है कोर्ट में। मतलब कि इसका मतलब ये है कि अगर यूपीएससी से नहीं कंसल्ट कराए गवर्नमेंट ने, उसके बाद भी कुछ डिसीजन दे दिया गया है तो वो जो है गलत नहीं माना जाएगा। In another word, the conduct held that any regularity in consultation with the UPSC or acting without consultation does not invade the decision of the government. Thus, the provision is directory and mandatory. मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ कि यूपीएससी से कंसल्ट करना गवर्नमेंट के लिए मैंडेटरी नहीं है, ये सिर्फ डायरेक्टरी है कि आप कर लें तो अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपने नहीं करा तो वो डिसीजन गलत हो जाएगा। Similarly, the court held that a selection by the UPSC does not confer any right to the post upon the candidate. इसका मतलब ये हुआ कि अगर यूपीएससी ने कोई बच्चा सिलेक्ट कर लिया है, किसी बच्चे का सिलेक्शन हो गया है, इट डज नॉट कॉन्फर, इसका ये मतलब नहीं है कि बच्चे को पोस्ट भी मिल गई है। हालांकि द गवर्नमेंट को फेयरली एक्ट करना है विदाउट आर्बिट्रीनेस और मेलाफाइट्स, ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ऑब्जेक्टिव में यूपीएससी में सिलेक्शन का मतलब है कि आपको पोस्ट भी मिल गई है, नहीं, तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। द एडिशनल फंक्शन रिलेटिंग टू द सर्विस ऑफ द यूनियन
कैन बी कॉन्फर्ड ऑन यूपीएससी बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट चाहे तो जो फंक्शंस हैं यूपीएससी के वो बढ़ा सकता है। इट कैन ऑल्सो प्लेस द पर्सोनल सिस्टम ऑफ एनी अथॉरिटी, कॉर्पोरेट बॉडी और पब्लिक इंस्टीट्यूशन विद इन द ज्यूरिडिक्शन ऑफ यूपीएससी। तो कौन है जो क्या कहते हैं यूपीएससी का आपके फंक्शन बढ़ा सकता है, वो है आपकी पार्लियामेंट। और ये पर्सोनल सिस्टम किसी भी अथॉरिटी, कॉर्पोरेट बॉडी या पब्लिक इंस्टीट्यूशन को यूपीएससी के ज्यूरिडिक्शन के अंडर ऐड कर सकता है। हेंस द ज्यूरिडिक्शन ऑफ यूपीएससी कैन बी एक्सटेंडेड बाय एन एक्ट मेड बाय द पार्लियामेंट। द यूपीएससी प्रेजेंट्स एनुअली मतलब साल में एक बार, साल के लास्ट में यूपीएससी एनुअली प्रेसिडेंट को एक रिपोर्ट प्रेजेंट करती है उसकी परफॉर्मेंस की, और प्रेसिडेंट जो है इस रिपोर्ट को बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट के सामने रखता है अलॉन्ग विद द मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग द केसेस वेयर द एडवाइस ऑफ द कमीशन वाज नॉट एक्सेप्टेड एंड द रीजन फॉर नॉन एक्सेप्टेंस। देखिए जहाँ जहाँ पर आपकी गवर्नमेंट यूपीएससी से कंसल्टेशन करती है और यूपीएससी जो राय देती है उसे नहीं मानती है, वो भी आपका जब ईयर के एंड में या फिर एनुअली एक बार प्रेसिडेंट जो है वो दोनों हाउसेस के सामने, राज्यसभा और लोकसभा के सामने रखते हैं अलॉन्ग विद आंसर कि हमने क्या रीज़न रहा था कि ये सलाह एक्सेप्ट नहीं करी थी। ऑल सच केसेस ऑफ नॉन एक्सेप्टेंस मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द यूनियन कैबिनेट। और ये सब जो केसेस हैं नॉन एक्सेप्टेंस के, वो किसके थ्रू अप्रूव होने चाहिए? अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ यूनियन कैबिनेट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एन इंडिविजुअल मिनिस्ट्री, किसी भी इंडिविजुअल मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के पास ये पावर नहीं है कि वो यूपीएससी की एडवाइस को रिजेक्ट कर दे। ठीक है, नाउ व्हाट आर द लिमिटेशंस? देखिए मिनिस्ट्री अलग होती है और गवर्नमेंट अलग होती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि कोई मिनिस्ट्री रिजेक्ट नहीं कर सकती है इसकी एडवाइस को, किसकी? यूपीएससी की एडवाइस को। लिमिटेशंस क्या क्या हैं यूपीएससी के? द फॉलोइंग मैटर्स आर केप्ट आउटसाइड द फंक्शनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ यूपीएससी। इन अनदर वर्ड्स यूपीएससी इज नॉट कंसल्टेड ऑन द फॉलोइंग मैटर्स में यूपीएससी को कंसल्ट नहीं करा जाता। कौन कौन से मैटर्स हैं? वाइल मेकिंग रिजर्वेशन, जब हम रिजर्वेशन बनाते हैं फॉर द अपॉइंटमेंट्स और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास सिटीजन ऑफ इंडिया, किसी भी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन के लिए जब हम रिजर्वेशन बनाते अपॉइंटमेंट के लिए रिजर्वेशन बनाते हैं गवर्नमेंट, तो फिर आपकी यूपीएससी उसमें कंसल्ट नहीं करी जाती है। वाइल टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द क्लेम्स ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन मेकिंग अपॉइंटमेंट्स टू द सर्विसेज एंड पोस्ट, जो आपके शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब होते हैं उनके अपॉइंटमेंट टू सर्विसेज का जो क्लेम होता है उसमें भी आपकी यूपीएससी कंसल्ट नहीं करी जाती है। विद रिगार्ड टू द सिलेक्शन ऑफ चेयरमैनशिप और मेंबरशिप ऑफ कमीशन ऑफ ट्रिब्यूनल पोस्ट ऑफ हाईएस्ट डिप्लोमेटिक नेचर एंड द बल्क ऑफ ग्रुप सी एंड डी सर्विसेज। एक तो ग्रुप सी एंड डी सर्विसेज में आपको यूपीएससी से कोई सलाह नहीं ली जाती है, और जब आपके जो सिलेक्शन है फॉर द चेयरमैनशिप ऑफ ये जो आपके ट्रिब्यूनल्स हो गए या हाई डिप्लोमेटिक नेचर के जो पोस्ट हो गए उनमें भी यूपीएससी की सलाह नहीं ली जाती है, कंसल्ट नहीं किया जाता है यूपीएससी को। With regard to selection for temporary and officiating appointment to a post if the person is not likely to hold the post for more than a year, ठीक है, अगर एक साल से ज़्यादा के लिए कोई भी इंसान जैसे सिलेक्ट किया गया है वो पोस्ट है होल्ड नहीं करने वाला है तो भी यूपीएससी की सलाह नहीं ली जाती है। लेकिन अगर कोई इंसान जो एक साल से ज़्यादा के लिए पोस्ट हैंडल करेगा उस केस में आपके यूपीएससी से कंसल्ट करा जाता है। द प्रेसिडेंट कैन एक्सक्लूड पोस्ट सर्विसेज एंड मैटर्स फ्रॉम द प्रीव्यू ऑफ यूपीएससी। देखिए याद रखिएगा कि यूपीएससी का ज्यूरिडिक्शन कौन बढ़ा सकता है? वो बढ़ा सकता है पार्लियामेंट। लेकिन कोई पोस्ट एक्सक्लूड करना, सर्विस एक्सक्लूड करना या मैटर्स यूपीएससी के प्रीव्यू से वो कौन करता है? वो आपके प्रेसिडेंट करते हैं। The Constitution states that President in respect to all India services and central services and posts may make regulations specifying the matter in which it shall not be necessary for UPSC to be consulted। तो Constitution ये कहते हैं कि ये प्रेसिडेंट का काम है ये तय करना कि कौन सी सेंट्रल सर्विसेज या ऑल इंडिया सर्विसेज रेगुलेशन आपके यूपीएससी के कंसल्टेशन से बाहर रखनी है। बट ऑल सच रेगुलेशन मेड बाय द प्रेसिडेंट शैल बी लेड before each house of the parliament for at least 14 days. The parliament can amend or repeal them। ठीक है, तो ये जो रेगुलेशंस होंगी जो ये आपके प्रेसिडेंट बनाएंगे ये बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के सामने रखनी है कम से कम 14 दिन के लिए, और जो आपकी पार्लियामेंट है वो इन रेगुलेशंस को अमेंड भी कर सकती है और रिपील भी कर सकती है। ठीक है,
Now, role. What is the role of UPSC? The constitution visualizes UPSC to be a watchdog of merit system in India. देखिए, जो आपके सिलेक्ट होते हैं यूपीएससी में बच्चे, वो नॉर्मल सी बात है कि दे आर सिलेक्टेड ऑन द बेस ऑफ मेरिट, जिनके सबसे ज़्यादा मार्क्स आते हैं, ठीक है। तो जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, विजुलाइज यूपीएससी टू बी अ वॉचडॉग ऑफ मेरिट सिस्टम इन इंडिया. इट इज़ कंसर्न विद द रिक्रूटमेंट ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज एंड सेंट्रल सर्विसेज, ग्रुप ए और बी सर्विसेज, ठीक है। ग्रुप सी और डी सर्विसेज यूपीएससी के प्रीव्यू के बाहर है. एंड एडवाइजेज द गवर्नमेंट. UPSC is not concerned with the classification of service, pay and service condition, cadre management, training and so on. ये सारे जो functions होते हैं वो कौन देखते हैं? वो देखता है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग, वन ऑफ द 3 डिपार्टमेंट्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल, पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशन. देयरफॉर UPSC is only a central recruiting agency, while Department of Personnel and Training is the central personnel agency in India. इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपके एग्जाम्स कौन कंडक्ट करता है यूपीएससी के? यूपीएससी ही कंडक्ट करता है. आईएएस के एग्जाम यूपीएससी ही कंडक्ट करता है. लेकिन जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, जब आप ट्रेनिंग में आते हैं, तो वो सब वो सारी जो हैंडलिंग होती है आपका कार्डर मैनेजमेंट की, आपको क्या कार्डर मिलेगा, आपकी सैलरी कितनी होगी, आपकी सर्विस कौन सी होगी, ये कौन डिसाइड करता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल, पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशन का एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग, वो डिसाइड करता है. The role of UPSC is not limited, but also recommendation made by it are only advisory in nature and not hence binding of the government. जैसे कि हमने पढ़ा है कि यूपीएससी की जो रिकमेंडेशंस होती हैं वो सिर्फ एडवाइजरी होती हैं और बाइंडिंग नहीं होती हैं. ये यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर होता है कि वो यूपीएससी की एडवाइस को एक्सेप्ट करेगा या नहीं, कंसिडर करेगा या नहीं. द ओनली सेफगार्ड इज द आंसरेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू द पार्लियामेंट. जैसे कि हमने पढ़ा था कि जब आपके प्रेसिडेंट रिपोर्ट रखते हैं यूपीएससी की दोनों हाउसेस के सामने, तो उसके साथ एक ये भी रिपोर्ट रखते हैं कि हमने क्यों एक्सेप्ट नहीं करी हैं रिकमेंडेशंस, ठीक है. तो सिर्फ यही एक चीज़ है जो आपकी आंसरेबिलिटी लाती है. फर्दर द गवर्नमेंट कैन ऑल्सो मेक रूल्स which regulate the scope of advisory functions of UPSC. The emergence of Central Vigilance Commission CVC in 1964. 1964 में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बना था, ठीक है. तब ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं था. 2003 में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया था. एंड इट अफेक्ट्स द रोल ऑफ यूपीएससी इन डिसिप्लिनरी मैटर्स, क्योंकि सीवीसी भी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन भी, आपके जो ये होते हैं सिविल सर्वेंट होते हैं, इन पे जो केसेस हो जाते हैं इन केस करप्शन वगैरह के, वो इन्वेस्टिगेट करता है. तो यानी कि डिसिप्लिनरी मैटर्स में कहीं ना कहीं यूपीएससी और सीवीसी के जो फंक्शंस होते हैं वो मिलते हैं. दिस इज बिकॉज बोथ आर कंसल्टेड बाय द गवर्नमेंट वाइल टेकिंग डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट अ सिविल सर्वेंट. द प्रॉब्लम अराइजेज व्हेन द टू बॉडी टेंडर कॉन्फ्लिक्टिंग एडवाइस. सपोज करिए कि दोनों सीवीसी और यूपीएससी ने एक से एडवाइस दी, तो कोई बात नहीं. बट दोनों बॉडीज़ ने अगर अलग अलग एडवाइस दी तो बहुत एक प्रॉब्लम वाली सिचुएशन हो जाती है. बट बिकॉज यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी और सीवीसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो यूपीएससी का एक अपर आर्म रहता है, ठीक है. थोड़ा सा फायदा रहता है क्योंकि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. और सीवीसी जो है वो एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बनी थी, कॉन्फर्ड अ स्टैट्यूटरी स्टेटस इन अक्टूबर 2003. अब आर्टिकल 315 जो है वो पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड द स्टेट से रिलेट करता है, सब्जेक्ट मैटर है उसका. आर्टिकल 316 अपॉइंटमेंट एंड टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर्स ऑफ यूपीएससी. 317 रिमूवल एंड सस्पेंशन ऑफ अ मेंबर ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन. Article 318 power to make regulation as to condition of service of members and staff of commission. Okay. Article 319 prohibition as to holding the office by members of commission ceasing to be such members. जब वो members होना बंद हो जाते हैं उसके बाद वो ऑफिस नहीं होल्ड कर सकते. वो कौन से आर्टिकल से में है? वो है आर्टिकल 319 में ना. आर्टिकल 320 पब्लिक सर्विस कमीशन के फंक्शन क्या है? आर्टिकल 321 है पावर्स टू एक्सटेंड द फंक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन. और पावर टू एक्सपेंड द फंक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन किसके पास होता है? वो होता है हमारी पार्लियामेंट के पास. आर्टिकल 322 एक्सपेंसेस ऑफ द यूनियन पब्लिक कमीशंस एंड आर्टिकल 323 रिपोर्ट्स ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है. तो आर्टिकल 315 से लेके 323 तक वी relate the matters to the UPSC, Union Public Service Commission. So that's it for today. We'll meet in the next video. Thank you so much.